का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, कैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज आपको कुछ उल्टा दिखा होगा। जनरली मैं स्टूडियो में होता हूं और अंशुमान जी किसी यात्रा पे होते हैं तो हमारे साथ कहीं बाहर से जुड़ते हैं, लेकिन आज उल्टा है। अंशुमान जी स्टूडियो से आपके साथ जुड़े हैं और मैं कहीं यात्रा पे हूं और वहां से जुड़ा हूं। लेकिन हम भले इधर उधर हैं, खबरें अपनी जगह हैं, बाजार अपनी जगह है। बाजार आपने देखा सुबह से लहू लुहान है। सेंसेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट टूट चुका है। आज बाजार की बड़ी खबर में एक खबर ये होना लाजमी है, क्योंकि बाजार में इतनी गिरावट आई क्यों, विदेशी निवेशक रूठ क्यों गए, इतने ज्यादा नाराज क्यों हैं भारत के बाजारों से। लगातार खरीदते आ रहे थे, अब क्यों बेचने लगे। ये तो बड़ी खबर होगी, लेकिन खबरें कुछ और भी हैं। क्या क्या वो खबरें हैं, देखिए आप आज का ऑन द शो। तो शुरुआत हम करेंगे तुअर की खबर के साथ। हाल ही के साथ हम शुरुआत करते हैं, यही मनी सेंट्रल की पहचान है। पहली खबर होगी कि क्यों बढ़ने लगी तुअर की कीमतें। सरकार ने कुछ नया शुरू किया और उसका असर दिखा, तुअर की कीमतें बढ़ने लगी। क्या शुरू किया ये जानेंगे। एयरपोर्ट पर चल पाएगा 5G। सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जिसकी राय पर यह टिका है कि एयरपोर्ट और उसके सटे इलाकों में 5G चलेगा या नहीं चलेगा। ये हमारी दूसरी बड़ी खबर होगी, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। बना क्रेडिट कार्ड के कर्ज का पहाड़। जी हाँ, लगातार हम इस पर आपको अपडेट कर रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन में भी जो क्रेडिट कार्ड वाला हिस्सा है, वो हिस्सा लगातार अंबार में। लेकिन इन कर्ज के इस आंकड़े में जो आज आया है, ताजा आंकड़े में कुछ और नया छिपा है। क्या छिपा है और इसके क्या संकेत हैं, क्या मतलब है, ये जानेंगे दिन की बड़ी खबर में। जैसे मैंने आपको बताया, दूसरी बड़ी खबर होगी शेयर बाजार से रूठ गए विदेशी निवेशक। क्यों रूठ गए, क्यों नहीं मान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या भाप रहे हैं, दिन की दूसरी बड़ी खबर। इसके बाद चर्चा हम करेंगे बजट की खबर पर। उससे पहले एक तेल की खबर। भारत ईरान से क्यों चाहता है तेल खरीदना। तेल बाजार में 3-4 बड़ी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद हम पकड़ेंगे तेल की दिशा। भविष्य में तेल किस करवट चलेगा, किस दिशा में चलेगा, ये हम जानेंगे अंशुमान सर से डिस्कशन में। और बजट से क्या है बचत करने वालों की उम्मीदें, कौन सी गारंटी उन्हें चाहिए, ये हमारी बजट कवरेज का हिस्सा होगा। आज बात उनकी होगी जो बचत करते हैं लघु बचत योजनाओं में, जो बचत करते हैं एफडी में, जो बचत करते हैं बैंक में। वो क्या चाहते हैं, उनके लिए तो हालांकि अभी अच्छे दिन चल रहे हैं, लेकिन क्या और अच्छे दिनों की उम्मीद है, ये जानेंगे हम आज अपनी बजट श्रृंखला में। लेकिन शुरुआत तुअर की खबर के। तुअर में हुआ क्या कि मंडियों में भाव बढ़ने, क्यों बढ़ने लगे कि तुअर की सरकारी खरीद को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा के बाद मंडियों में भाव बढ़ने लगे। अब एक मंडी का जिक्र करते हैं। कर्नाटक की कलबुर्गी मंडी है, जानी पहचानी मंडी है तुअर के लिए। मॉडल भाव वहां पर जनवरी की शुरुआत में 8110 रुपए था, जो अब बढ़कर 9850 हो गया है। 8110, 9850, 20% से ज्यादा की तेजी तुअर की कीमतों में आ चुकी है। हुआ क्या था कि जनवरी के पहले हफ्ते में सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया और ये कहा कि हम किसानों से दाल खरीदेंगे और बाजार भाव पे खरीदेंगे। बस ये खबर आई और ऐसी फैली कि कीमतों को बल दे दिया, सहारा दे दिया और कीमतें चढ़ने लगी। सर, तुअर की कीमतों पर क्या खरीफ के उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ा। खरीफ के उत्पादन का आंकड़ा तुअर की कीमतों को कम करने के पक्ष में था नहीं, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े हमें खरीफ के मिले थे बुआई के, वो पिछले साल की तुलना में कम थे। और ये भी दिख रहा था कि इस बार मानसून जैसा एरेटिक था, उतार चढ़ाव था मानसून में, उसके आधार पर दलहन के उत्पादन पर असर पड़ेगा। उस असर के बीच सरकार ने बाजार से जो खरीद की घोषणा की कि बाजार से खरीद की जाएगी और किसानों से खरीद करके उसे बाजार में बेचा जाएगा, उसका असर हमें तुअर से जुड़े हुए सेंटीमेंट पर दिखाई दिया। और चूंकि दालों को लेकर बाजार का जो सेंटीमेंट है वो पिछले एक साल से लगातार तेजी की तरफ बना हुआ है, महंगाई की तरफ बना हुआ है, वो बराबर मौजूद था पहले से ही। और उसके बाद इस फैसले के बाद उसमें ट्रिगर दिखाई दिया और बड़ी तेज उछाल दिखाई दी। केवल कर्नाटक की नहीं, महाराष्ट्र की मंडियों में भी दालों की कीमत, तुअर की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो खरीफ का उत्पादन आया है, तैयार हुआ है, खरीफ की फसल की कटाई हुई है, लेकिन दालों की मांग और आपूर्ति पे की परिस्थिति पे कोई असर नहीं पड़ा है। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली है कि कीमतें इस समय इसलिए बढ़ना इसलिए भी ज़्यादा थोड़ा चिंताजनक है क्योंकि सरकार लगातार पिछले एक साल से दाल के आयात को उदार किए हुए है, दाल के आयात को बढ़ावा दे रही है और ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट की इजाज़त बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2025 तक। चलिए अगली खबर 5G से जुड़ी।
एयरपोर्ट और उसके सटे हुए जो इलाके हैं, इनमें 5G की सेवाएं दी जाएं या ना दी जाएं। सरकार इसके लिए अपने विशेषज्ञों का नजरिया जानना चाहती है। इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक पैनल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, अजय कुमार सूद जी, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई 5G सेवाएं एयरपोर्ट और उसके सटे इलाकों में लागू की जाए या नहीं की जाए। सर, रुकावटें हैं जो सरकार को इस दिशा में बढ़ने से रोक रही हैं। 5G इम्प्लीमेंटेशन के समय से चल रहा है। जो विमानों में रेडियो अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो विमान के संचालन में, परिचालन में के कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो 200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। 4200 मेगाहर्ट्ज से 4400 मेगाहर्ट्ज के आसपास का फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। डीओटी ने जिस 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया है वो 3300 से 3670 मेगाहर्ट्ज के बैंड का है, और ये माना जा रहा है कि 5G का नेटवर्क अगर एयरपोर्ट्स और उसके आसपास आया तो वो विमानों के संचालन में बाधा डालेगा। विमानों के जो कम्युनिकेशन हैं, जो ATC के साथ होते हैं, उन पर असर करेगा, और इसलिए एयरपोर्ट्स के आसपास भारत में 5G का इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल पेंडिंग है, लंबित है। माना जा रहा है कि अगर इसे लागू किया गया तो एयरबस और बोइंग विमान जो भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर से ट्रैवल करते हैं, उन्हें अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में बदलाव करने पड़ेंगे, उनको अपने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को रेट्रोफिट करना पड़ेगा, और इसलिए यह मामला लंबे समय से लंबित है। पूरे देश में 5G का नेटवर्क बन गया है, पर एयरपोर्ट्स के आसपास नहीं बन पाया। अब फिर इस मामले को विशेषज्ञ समिति को दिया गया है, क्योंकि एविएशन कंपनियों का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है इसे लेकर। उनका मानना है कि इससे उनकी लागत में बड़ी बढ़ोतरी होगी अगर उनको 5G नेटवर्क के हिसाब से अपने रेडियो इक्विपमेंट और रेडियो सिस्टम्स को बदलना पड़ा। तो चर्चा के लिए अगली खबर, WTO की अदालत में जो फैसले हों विकासशील देशों से जुड़े, भारत उस पर यह चाहता है कि सर्वसम्मति से फैसले। वो ये नहीं चाहता कि इसके लिए वोटिंग करानी पड़े। ये बात कब आई निकल के, जब अगले महीने अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन की बैठक होने जा रही है। WTO दरअसल जब दो देश आपस में भिड़ते हैं, किसी टैरिफ को लेकर, किसी व्यापार पर सहमत नहीं होते हैं, तब वहां जाकर अपनी बात कहते हैं। तब भारत ये चाहता है कि अगर ऐसा कोई मुद्दा उठे तो सर्वसहमति ली जाए, जबकि वोटिंग राइट को उतना बल ना दिया जाए, उतना उसको वेटेज ना दिया जाए। सर, क्यों ले रहा है भारत ऐसा रुख? WTO में अब विकसित और विकासशील देशों के बीच सीधा टकराव दिख रहा है, और इसलिए WTO के कामकाज के तौर तरीके में एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी हो रही है। इस दृष्टि से जो अबू धाबी की बैठक है WTO की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आमतौर पर WTO की परंपराओं में फैसले कंसेंसस और सहमति के आधार पर होते हैं, लेकिन अब टकराव के बिंदु काफ़ी हैं। जैसे हम आपको लगातार बता रहे हैं मनी सेंट्रल में कि भारत और अमेरिका के बीच और यूरोपीय समुदाय के बीच खाद्य सब्सिडी को लेकर टकराव बना हुआ है। अमेरिका ने भारत के कई सारे निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों को चुनौती दी है। तो अब विकसित देशों की तरफ से WTO में इस बात का प्रस्ताव रखा जा रहा है कि फैसलों में वोटिंग को शामिल किया जाए, जो WTO की परंपरा से थोड़ा अलग है। वोटिंग का अर्थ यह है कि जिन देशों के पास अच्छे के प्रस्तावों को पर सहमति नहीं बनती, उस पर स्पष्ट रूप से मत विभाजन कराया जाए। भारत इस मामले में यह मान रहा है कि WTO अपनी पुरानी परंपरा के हिसाब से सहमति बनाने की कोशिश करे। विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों का कहना है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे फैसले सहमति से हों, क्योंकि वोटिंग का प्रावधान है तो वोटिंग कराई जाए। देखना जरूर होगा ये कि क्या WTO में वोटिंग आएगी और अबू धाबी की बैठक में इस तरीके का फैसला होगा क्या, और अगर ऐसा होता है तो फिर WTO में विवादित मामलों के निस्तारण का एक नए तरीके का ढांचा हमारे सामने आएगा। अब चलिए सेबी से जो खबर आज है वो है FPI से। दरअसल FPI के स्वामित्व के नियमों को लेकर जो बात थी, वो 1 फरवरी से अब वो नियम लागू होंगे। पहले बहुत सारे विदेशी निवेशकों की ओर से, फंड मैनेजर्स की ओर से ये आग्रह किया गया कि भाई 1 फरवरी से इस तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, थोड़े दिन के लिए टाल दिया जाए। सेबी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं, कोई सफाई नहीं। तो अब ये माना जा रहा है कि नियमों में कोई ढील नहीं मिली और उनको 1 फरवरी से लागू होना उनका तय माना जा रहा है। सर, क्या नियम है? सेबी क्या जानना चाहती है नियमों को सख्त करके? अडानी समूह के मामले में की जांच को लेकर, सेबी की जांच को लेकर यह मामला सामने आया था, जिसमें सेबी ये जानना चाहती है कि जो भारत के में विदेशी निवेशक निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, जो इस समय बेच रहे हैं, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उनके वास्तविक ओनर कौन है, उनमें किसका फंड्स लगे हुए हैं, इसकी जानकारी भारत के नियामक को, सेबी को मिलनी चाहिए। आमतौर पर विदेशी निवेश संस्थाओं में लेयर्ड, काफ़ी परतदार ओनरशिप होती है। कंपनी कहीं रजिस्टर होती है, फंड किसी दूसरे देश का होता है, किसी उसका निवेश करने वाले कोई दूसरे देश के
होते हैं और इसलिए विदेशी निवेशकों में फंड की ओनरशिप के बारे में जानकारी पूरी तरह सामने नहीं आ पाती है। हाल में जब अडानी समूह के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और जांच पड़ताल शुरू हुई तो सेबी ने जांचना शुरू किया और यह मांगना शुरू किया कि विदेशी निवेशक अपने डिस्क्लोजर्स और ज़्यादा करें। फिलहाल ऐसा माना जा रहा था कि शायद सेबी विदेशी निवेशकों को इस बात के लिए बाध्य नहीं करेगी, लेकिन जो अब सूचना मिल रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि विदेशी निवेशकों से इन जानकारियों पर कोई ढील देने की उम्मीद नहीं है। सेबी उनसे उनके ओनरशिप का, उनकी कंपनियों का मालिक कौन है, उनमें किसका फंड लगा है, इसकी जानकारी मांगेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि करीब करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए के आसपास का फंड ऐसा है जो, जैसा रिपोर्ट हो रहा है, वो ऐसे म्यूचुअल फंड्स के, ऐसे एफपीआईज के अंडर में है जिनके डिस्क्लोजर्स को लेकर भीतर समस्या बनती दिखाई दे रही है। और इसलिए बाजार में जो बेचैनी और घबराहट हमें एफपीआईज में दिखाई थी उसका एक तार यहां से भी जुड़ता है। लेकिन फिलहाल सेबी ने इस मामले में किसी ढील देने के संकेत नहीं दिए हैं। आगे बढ़ते हैं अब दिन की सबसे बड़ी खबरों पर चर्चा। क्रेडिट कार्ड के कर्ज, अनसिक्योर्ड लोन, इन पर हम लगातार चर्चा कर। आज कुछ नए आंकड़े सामने आए हैं। आज जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें ये पता चला है कि ज्यादातर कर्ज ऐसे बांटे गए हैं जिनकी राशि 40,000 रुपए से कम है। सोचिए 40,000 रुपए में क्या काम होता है। फोन खरीद लिया, शॉपिंग कर ली, कहीं घूम आए, इस तरीके के कामों के लिए लोग कर्ज ले रहे हैं। जनरली आपने देखा होगा कि वित्तीय सलाहकार होते हैं वो ऐसे कामों के लिए पर्सनल लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से लोन लेने को बिल्कुल मना करते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो निश्चित तौर पर ऐसा काम कर रहे हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज की जो ग्रोथ की रफ्तार है उसमें जोरदार तेजी आई है। पिछले साल नवंबर तक क्रेडिट कार्ड का कुल कर्ज की आउटस्टैंडिंग करोड़ रुपए तक की गई, जो 34% ज्यादा है 2022 की समान अवधि से। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड के कर्ज, मतलब आप ये समझिए कितना बड़ा आंकड़ा कि अगर भारत की सरकार का बजट का आकार 40-44 लाख करोड़ है तो उसका करीब करीब 5% केवल लोगों ने पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है। सर, बैंक ये कर क्या रहे थे क्रेडिट कार्ड के कर्ज के नाम? ये आंकड़ा एक और चौंकाने वाला, और हम लगातार इसे गहराई से आपको मनी सेंट्रल में बता रहे हैं। इस आंकड़े से ये अंदाज होता है कि भारत की बैंकिंग के भीतर चल क्या रहा है। एक साल के भीतर पिछले साल की तुलना में इस साल का जो आंकड़ा आया, जो क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग थी, जो बैंक्स के का जो कार्ड बैलेंस था, वो 34% बढ़ा। यानी भारत में अधिकांश लोग जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर कर्ज जैसी परिस्थिति बना रखी है और बैंकों के पास अब ये 2.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पोर्टफोलियो है। पर ज्यादा चौंकाने वाली बात इसके बाद है, वो ये कि ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड जिनको बेचे गए हैं, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, वो सब मिडिल या कमजोर आय वर्ग के लोग हैं, यानी जिनके पास खर्च करने की क्षमता नहीं है। आमतौर पर 40,000 रुपए के आसपास की आउटस्टैंडिंग औसत पाई गई है भारत के क्रेडिट कार्ड पे, और यह सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, इसको आप एक किस्म से फॉल्ट लाइन कह सकते हैं, एक किस्म का बारूद है जो क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स में रखा हुआ है। ये वो लोग हैं जिनकी आय पर्याप्त नहीं है और महीने के अंत में वो क्रेडिट कार्ड पर जाकर शॉपिंग करते हैं और 30 से 40,000 रुपए की बकायदारी उनके ऊपर बनी रहती है और फिर वो क्रेडिट कार्ड के बिल रोल करते हैं, समय पर भुगतान नहीं करते हैं, पार्शियल भुगतान करते हैं या एक क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर दूसरे क्रेडिट कार्ड पर भुगतान करते हैं। यह स्थिति भारत के बैंकिंग उद्योग के लिए बेहद खतरनाक है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग पर हम लगातार आपसे बात करते रहे। यहाँ एक और चीज हमें पता चल रही है शुभम, कि ये भारत में ऐसे बहुत से लोग अब हैं जिन्हें क्रेडिट कार्ड बैंकों ने दिए हैं, जिन्होंने अभी सेविंग्स भी नहीं शुरू की है, जिनके पास कोई बेसिक बुनियादी सेविंग्स भी नहीं है, कोई सिक्योरिटीज भी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी कोई निवेश नहीं है। उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को क्रेडिट कार्ड के कर्ज में डुबा लिया है या क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेकर खर्च करने की आदत डाली है, और यही वो सबसे खतरनाक हिस्सा है जिसे लेकर बैंक्स परेशान है। रिजर्व बैंक का मानना है कि इन कर्ज की क्वालिटी, इनकी एसेट क्वालिटी बैंकों में बेहद खराब होती जा रही है। एसेट क्वालिटी के बाद अब आइए बैंकों की बैलेंस शीट के एक दूसरे हिस्से पर। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, यानी कि जो उनका मुख्य व्यापार है, वहां भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। दिसंबर तिमाही के दौरान कई निजी बैंकों की एसेट क्वालिटी में गिरावट देखने को मिली है। बैंकिंग व्यवस्था में घटती लिक्विडिटी और डिपॉजिट पर ज्यादा लागत की वजह से उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, फेडरल, आप कोई सा भी बैंक उठा लीजिए, इनके इंटरेस्ट मार्जिन 6 बेसिस पॉइंट से 36 बेसिस पॉइंट तक कम हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल
एनबीएफसीज का भी है, जो प्राइवेट एनबीएफसीज है उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। सर, क्या प्राइवेट एनबीएफसीज और बैंक ज्यादा चुनौती में दिख रहे हैं? ये बात देखिए, लगातार हम मनी सेंट्रल और इकोनॉमिका में बताते रहे हैं आपसे कि जैसे जैसे ये ब्याज दरें बढ़ना शुरू होंगी और कर्ज देने की कोशिश की जाएगी और महंगे महंगे डिपॉजिट जुटाए जाएंगे, बैंक्स मुश्किल में दिखाई देंगे। और उसका पहला और बड़ा संकेत हमें प्राइवेट बैंक से और प्राइवेट एनबीएफसी से दिखाई देने लगा। सरकारी बैंक तो थोड़े से बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, पर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसी भी बैंक के लिए उसके मुनाफे का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक होता है, प्राइवेट बैंक्स की स्थिति इस मामले में काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिख रही है। आईसीआईसीआई बैंक केवल अलग से दिखता है, बाकी ज़्यादातर बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से नीचे हैं। और एनबीएफसीज की स्थिति तो और ज़्यादा खराब है। एनबीएफसीज के पास जो कस्टमर लोन्स हैं वो महंगे कर्ज पीछे से लिए गए हैं, क्योंकि रेपो रेट बढ़ने के कारण सरकारी बैंकों से या बाकी बड़े बैंकों से जो उनको कर्ज दिए गए वो महंगी दर पर दिए गए। दूसरी चीज़, उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि ज़्यादातर कर्ज पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन पर हैं, इसलिए वहाँ खतरा और भी ज़्यादा है, उनकी वापसी ना होने का खतरा और ज़्यादा है। और इस बीच में उनकी बैलेंस शीट के अंदर अब एसेट्स की क्वालिटी तेजी से बिगड़ रही है। और यही वजह है कि प्राइवेट बैंक्स में जो दबाव हमें दिखाई दिया, जो एचडीएफसी का में गिरावट हमें पिछले हफ्तों में दिखाई दी, जिस पर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी, ये जो सेंटीमेंट बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंकों में खराब हुआ, उसका असर हमें शेयर बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। और अब ये साइकिल उस तरफ जा रहा है जिस साइकिल में हम बराबर आपसे बता रहे थे कि बैंक महंगी दरों पर या तो AT1 बॉन्ड से पैसा उठा रहे हैं या डिपॉजिट जुटा रहे हैं। आने वाले समय में जब कर्ज की मांग कम होगी और ब्याज दरों में कमी होगी तो बैंकों के लिए इन डिपॉजिट्स को सर्विस करना मुश्किल हो जाएगा, और जब सर्विस करना मुश्किल होगा तो उनके इंटरेस्ट मार्जिन पर असर पड़ेगा। और लगभग शुभ हम लोगों ने जैसी बात की थी वैसी ही स्थिति आपको कई प्राइवेट बैंक्स के भीतर दिखाई देने लगी है। इस बीच बैंकों से जुड़ी एक और खबर वो ये है कि एटीएम बैंकिंग की प्रणाली को, व्यवस्था को बैंक मजबूत करने के लिए बड़ा निवेश कर सकते हैं। दरअसल आप जो एटीएम भी है ना, वो पूरे बैंकों का ही काम कर रहे हैं। आप बैंक में उसमें पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तमाम ऐसे काम है। अगर आप थोड़े से स्मार्ट हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, वहां के एटीएम देखिए तो वो तमाम ऐसे हैं जो आप काम कर सकते हैं एटीएम के जरिए, जो बैंक में आप करने जाते हैं जनरली। इसके तहत अब क्या होगा कि एटीएम मशीनों को बदलने के साथ साथ नई मशीनों को भी लगाया जाएगा। करीब 40,000 पुरानी मशीनें बदली जाएंगी और 10,000 नए एटीएम स्थापित किए जाएंगे। बैंकों से एक जानकारी ये भी है, निश्चित तौर पर आपके लिए अच्छी खबर है अगर आप बैंकिंग करते हैं एटीएम के थ्रू। अब अगली बात करते हैं शेयर बाजार की। आज दिन की सबसे बड़ी खबर अगर आप मानिए तो वो भारत का शेयर बाजार थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से भारी बिकवाली के चलते आज भारतीय शेयर बाजार लहूलुहान हो गए। मंगलवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 998 अंकों की गिरावट है। निफ्टी में 315 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते गुरुवार और शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। गुरुवार को बिकवाली का आंकड़ा 10,482 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और शुक्रवार को 9,194, मतलब सोचिए रोजाना 10,000 9,000 करोड़ की बिकवाली हो रही है। सिप में महीने, यह आंकड़ा कितना बड़ा है आप कैसे अंदाज लगाएं। सिप में, इक्विटी में महीने भर में जो पैसा आ रहा है वो 10,000 12,000 15,000 करोड़ है, और विदेशी संस्थागत निवेशक एक दिन में 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है, आज शेयर बाजार जैसे गिरा है, अगर आप चार्ट देखें तो जैसे कोई छत पे से कूदता है ऐसा चार्ट बनता है। तो सीधी सी बात है, अब इतनी बड़ी बिकवाली है तो गिरावट आएगी। सर, विदेशी संस्थागत निवेशकों का सेंटीमेंट इतना ज्यादा खराब क्यों है? शुभम, बाजार का सेंटीमेंट आज बेहद खराब था और बुरी तरह से। अगर आप बाजार के आंकड़े को देखें, ऊपर से तेजी से, अपने आज की तेजी से बाजार करीब 1600 पॉइंट सेंसेक्स नीचे गिरा है और 1000 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। निफ्टी 21,000 से नीचे है, पर ये बड़े नंबर हैं। पर अगर आप भीतर जाके देखें तो सारे बड़े काउंटर्स, जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं, सब में तेज गिरावट दिखाई दी। और ये कुछ अजीब तरीके की परिस्थिति भारतीय बाजार के लिए आज दिखाई दी। कई मामलों में भारतीय बाजार के रुख ने आज चौंकाया लोगों को। उसकी वजह यह थी कि कल अमेरिका के और विदेशी बाजारों में हमें बेहतर तेजी दिखाई दी, बल्कि कल अमेरिका के बाजार अपनी शानदार तेजी के साथ बंद हुए। लेकिन आज भारतीय बाजार, अगर बाजार की भाषा में कहें तो डीकपल कर गया और बिल्कुल उल्टी दिशा में चला गया, गिरावट की दिशा में। दूसरी चीज है कि सारे प्रमुख स्टॉक्स में गिरावट आई। जिन स्टॉक्स में चुनौती दिखाई दे रही थी उनमें और ज्यादा चुनौती गहरा गई। जैसे कि हिंदुस्तान लीवर में हमें चुनौती दिख रही थी, मार्केट में 8% एक समय तक हिंदुस्तान लीवर टूट गया था, उसके बाद 4% रिकवरी के साथ बंद हुआ। बाजार के सेंटिमेंट में कई सारे ऐसी चीजें हैं जो भी
दिखाई दे रही हैं जहां से ज़्यादा तनाव और दबाव बनता दिख रहा है। हालांकि आज बाजार में जी की तरफ से भी जो खबर आई थी वही बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थी, पर विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसमें सबसे बड़ा बिंदु बनकर उभरी है। विदेशी निवेशकों ने इस समय जितनी बिकवाली पिछले हफ्ते में की, पिछले सप्ताह में की, 2008 के बाद उनका सबसे बड़ा वीकली एग्जिट है और यह सबसे बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है। अगर आप एक तरफ से बाजार को देखें शुभम, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि बाजार में खरीदारों की कमी नहीं है, सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, बाजार का सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर सेंटिमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी निवेशक 10-10 हजार करोड़ रुपए प्रतिदिन की बिकवाली कर रहे हैं और यह बिकवाली बाजार के सेंटिमेंट का एक दूसरा चेहरा दिखा रही है। इसकी बड़ी वजह है। एक तो वजह यह कि अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की जो संभावना थी वो धीमी पड़ती दिखाई दी। अब बाजार दो हिस्सों में बढ़ चुका है। दुनिया में माना जा रहा है कि मार्च में ब्याज दरों में कोई कमी नहीं आएगी, बॉन्ड यील्ड्स फिर ऊपर चढ़ी। हम आपको बताते रहे कि जैसे ही बॉन्ड यील्ड का कर्व दूसरी डायरेक्शन में मूव करता है और बॉन्ड्स पर बेटर रिटर्न मिलता है, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो हुई स्थापित थ्योरी की बात, लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि भारतीय बाजार में वैल्यूएशन इतने हाई हैं कि अब स्टेक्स लेना और निवेश करना विदेशी निवेशकों के लिए थोड़ा चुनौती भरा सौदा बनता दिखाई दे रहा है। उन्हें यह भरोसा नहीं बन पा रहा है कि बाजार यहां से कितनी और तेजी सस्टेन कर पाएगा और इसलिए हमें बहुत तेज प्रॉफिट बुकिंग विदेशी निवेशकों की तरफ से बाजार में दिखाई दे रही है, जो बाजार का सेंटीमेंट खराब कर रही है। इसका असर आज हमें रुपए पर भी दिखाई पड़ा। शुभम, रुपया 83 पार कर गया, क्योंकि जैसे ही हमने लास्ट वीक में विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली देखी थी तो ऐसा लग रहा था कि भारत की विदेशी मुद्रा के मूल्य पर डॉलर के मुकाबले उस पर भी असर पड़ेगा। यह सेंटीमेंट थोड़ा चुनौतीपूर्ण बाजार के भीतर दिख रहा है। अमेरिका में महंगे कर्ज की वजह से बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ लगातार घट रही। अमेरिकी बैंकों के लिए दिसंबर तिमाही लगातार तीसरी तिमाही थी जब क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसा दूसरी बार हुआ जब बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में लगातार गिरावट आ रही है। सर, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? अमेरिका की अर्थव्यवस्था में ऐसा लग रहा है कि जितनी जीडीपी ग्रोथ की उम्मीद है वो नहीं दिख रही है और क्रेडिट ग्रोथ में गिरावट के कारण जो हम लगातार बता रहे हैं कि बाजार में अलग अलग हिस्सों से, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से एक छोटी मंदी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। यह संभावना भी अमेरिकी बाजार से तैरकर इमर्जिंग मार्केट के बाजारों में आई और इसलिए भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली से इसका एक रिश्ता दिख रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची होने के बाद अर्थव्यवस्था में उतनी तेज सुस्ती तो नहीं आई शुरुआती महीनों में जब फेडरल रिजर्व ने 1 साल पहले बढ़ोतरी शुरू की थी, लेकिन अब धीमे धीमे उसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। हालांकि महंगाई की दर अभी ऊंची बनी हुई है। भारतीय बाजार को भी इस सेंटिमेंट का भी नुकसान आज उठाना पड़ा। हालांकि अमेरिका का स्टॉक मार्केट बेहतर परिस्थिति में था, वहां सेंटिमेंट का असर नहीं हुआ, लेकिन विदेशी निवेशकों ने मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में इमर्जिंग मार्केट्स में भी खासतौर से भारत के बाजार को लेकर अपना रुख बदला है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि हम लोग आज दिन भर बात कर रहे हैं शुभम, खासतौर पर बैंकिंग को लेकर, भारतीय बैंकिंग को लेकर विदेशी निवेशकों के नजरिए में खासा बदलाव दिख रहा है। वो ज्यादा कॉशियस हो रहे हैं, ज्यादा सतर्क हो रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में बिकवाली कर रहे हैं। भारत के साथ साथ चीन के शेयर बाजार की भी तबीयत ठीक नहीं है। हांगकांग देखिए चाहे चाइना देखिए, दोनों प्रमुख इंडेक्स में तेज गिरावट है। हांगकांग के इंडेक्स में तो 2% से ज्यादा की गिरावट है। वहीं अगर आप चीन के इंडेक्स की बात करें तो वहां भी 1.5% से ज्यादा की गिरावट है। सर, चीन के बाजार में गिरावट की वजह? जो बुनियादी समस्याएं उनका कोई अभी समाधान नहीं निकला। चीन के शेयर बाजार लगातार पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं दबाव में, और चीन के बाजार में फ्यूचर्स में भी और बाकी जगह भी तेज गिरावट आई, हांगकांग में भी और चीन के मेनलैंड चाइना के बाजारों में भी। चाइना का जो सीएसआई इंडेक्स है, जो सबसे पॉपुलर इंडेक्स है, वो करीब करीब 5% के आसपास टूटा। चीन की अर्थव्यवस्था में कर्ज का संकट और गहरा हो रहा है। आर्थिक विकास दर को लेकर जो आकलन है वो 5% से नीचे के हैं। पूरा सेंटिमेंट चीन की इकोनॉमी को लेकर कमजोर है और उस कमजोरी का असर हमें शेयर बाजार में गिरावट और निवेशकों की बिकवाली के तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब चलते हैं तेल बाजार में। शेयर बाजार आपने पकड़ लिया, अब आप आइए एनर्जी मार्केट में। और तेल के बाजार में 3 बड़े घटनाक्रम है जिन्हें समझ। पहला घटनाक्रम, भारत ईरान से तेल खरीदने का प्रयास कर रहा है, कोशिशें तेज हैं, तैयारियां चल रही हैं। अब बात यह है कि अमेरिका ने जब ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा है तब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? खैर, प्रतिबंध तो रशिया पर भी था, तब भी भारत तेल खरीद रहा है। क्या ईरान से तेल खरीदना आसान होगा? कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, इस पर हम समझेंगे। लेकिन आप दूसरा घटनाक्रम पकड़िए। दूसरा घटनाक्रम यह है कि चीन सबसे ज्यादा जो तेल खरीद रहा है वो रशिया से खरीद रहा है, और रशिया चीन को तेल बेचने के मामले में टॉप पर आ गया। 2018 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब रशिया
टॉप सप्लायर बना है चाइना का। दूसरी बात ये, और तीसरी बात, तेल की कीमतों में हल्की सी फिर से तेजी दिखी। हालांकि कीमतें मोटे तौर पर आप देखें तो वही $75-80 के बीच में झूलती नजर आ रही है। अब पहली बात करते हैं भारत के ईरान से तेल आयात पर। सर, क्यों भारत करना चाहता है ईरान से तेल आयात और क्या दिक्कतें आएंगी? शुभम, दुनिया के बाजार में जो परिवहन के पूरे इस ढांचे वो बदल रहे हैं, और जिस तरह से रेड सी में हमने टकराव देखा है और हूती विद्रोहियों का हमला देख रहे हैं टैंकर्स पर, उसके बाद दुनिया के तमाम देशों को इस जोन से, रेड सी, सुएज और भूमध्य सागर के हिस्से से अपने कारोबार पर नए सिरे से विचार करना पड़ रहा है। भारत की चुनौती है कि भारत का अधिकांश कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से आती है, और अब इन रास्तों पर खतरा और जोखिम ज़्यादा है। भारत के जहाज भी हमलों का शिकार हुए हैं, यहाँ पायरेट्स की गतिविधियां भी ज्यादा हैं, और ये जो नया भूगोल व्यापार का उभर रहा है, इसमें भारत को वापस ईरान के पास जाना पड़ सकता है। भारत ने ईरान से 2018 तक भारत ईरान से बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता था, लेकिन जब ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने, उसके बाद से भारत का आयात सीमित हो गया था ईरान से, और भारत ने दूसरे बाजारों से आयात करना शुरू कर दिया था। अभी भी ईरान पर प्रतिबंध है, लेकिन अब विकल्प इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि यदि यमन वाला रास्ता या जो सुएज वाला रास्ता बंद होता है तो ईरान के जरिए फारस की खाड़ी से भारत को तेल मिल सकता है, और उसमें वहां वो में यमन वाले जो टकराव वाले रास्ते हैं उससे बचने का रास्ता बन सकता है। लेकिन प्रतिबंधों का मामला थोड़ा पेचीदा है। भारत ने हालांकि रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदा है, पर वैसी स्थिति ईरान के साथ नहीं है। रूस को प्रतिबंधों के तहत भी तेल बेचने की छूट दी गई थी, ईरान को उतनी छूट नहीं है। लेकिन भारत इस समय गहरी दुविधा में है कि कच्चे तेल की आपूर्ति कैसे निर्धारित की जाए, क्योंकि रेड सी में जो टकराव और तनाव चल रहा है वो बेहद लंबा खिंच सकता है, और इसके साथ ही पूरी दुनिया में व्यापार के जो रास्ते हैं उनमें भी बड़ा बदलाव शुरू हुआ है, उनका भी एक नए सिरे से पुनर्गठन शुरू हो रहा है। सर, तेल की कीमतों पर थोड़ा सा आप नजरिया और बताइए। अभी सुबह कीमतें थोड़ी तेज थी, अब जब हम आप बात कर रहे हैं $0.5 नीचे है तेल, फिर से $79 के करीब है। तमाम गतिविधियां इस बाजार में हैं, तेज गतिविधियां हैं, लेकिन उसके बाद भी कीमतों पर कोई असर क्यों नहीं है? कच्चे तेल की कीमत में बड़ा असर नहीं दिख रहा, और ये सबसे अप्रत्याशित बात है। इसमें दो महत्वपूर्ण फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो ये कि अमेरिका में जो शेल ऑयल का उत्पादन है उसने दुनिया के कच्चे तेल बाजार को एक तरह से अपने ग्रिप में ले लिया है, और ये ओपेक की एक बड़ी कूटनीतिक या रणनीतिक हार है कि ओपेक देशों ने अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद पिछले एक साल के अंदर बार उत्पादन में कटौती के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में स्थायी तेजी बनाकर नहीं रख पाई। जबकि अमेरिका में जो बढ़ता हुआ उत्पादन है उससे अमेरिका नया बाजार भी ले रहा है, और उसने यूरोप और काफी बाजारों में निर्यात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वेनेजुएला की सप्लाई भी बाजार में आना शुरू हो गई है, उसका भी असर बाजार में दिखाई दे रहा है। इसलिए ओपेक देशों का कीमतों को ऊंचे रखने का की जो रणनीति है वो असफल होती दिख रही है। तो पहला फैक्टर तो ये है, और इसलिए तेल उत्पादक क्षेत्र के बिल्कुल करीब में युद्ध की आग जलने के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं दिखी। बाजार में कीमतें वहीं $70 से $80 के बीच में, $75 से $80 के बीच में ब्रेंट की कीमतें बनी हुई हैं। WTI तो कर $75 से नीचे है, जो अमेरिका का क्रूड है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर चीन की अर्थव्यवस्था है, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी अब लगभग स्थापित सी होती जा रही है। इसलिए मांग का पूरा माहौल ओपेक देशों के कच्चे तेल उत्पादन के पक्ष में नहीं है। इसलिए तमाम संभावनाओं के बाद भी जो बाजार में फ्यूचर्स में कच्चे तेल की कीमतों में किसी बड़ी तेजी का मोमेंटम या सेंटिमेंट बनता नहीं दिख रहा है। चलिए अब बात बजट की, खुशियों की गारंटी। पहले आप मिलिए नोएडा सेक्टर 19 में रहने वाले विनय। नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने वाले विनय टैक्स बचाने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में हर साल निवेश करते हैं, लेकिन इस निवेश से अब उनका मुंह भंग हो रहा है। एक तरफ नई टैक्स व्यवस्था में इस तरह के निवेश पर कोई टैक्स छूट नहीं, और दूसरी तरफ सरकार ने करीब 4 साल से पीपीएफ पर ब्याज ही नहीं बढ़ाया। 2020 की जून तिमाही के बाद से पीपीएफ पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं बैंकों में एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल रहा है, और गोल्ड, शेयर, म्यूचुअल फंड में हुए निवेश भी मोटा रिटर्न कमाकर दे रहे हैं। लघु बचत योजनाओं में निवेश से सिर्फ विनय का ही मुंह भंग नहीं हुआ, उनके जैसे सोच रखने वाले लाखों निवेशक हैं जो धीरे धीरे इनमें निवेश से दूरी बनाने लगे हैं।
यही वजह है कि जीडीपी की तुलना में लघु बचत योजनाओं में आने वाले निवेश में लगातार कमी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लघु बचत योजनाओं में जितना निवेश आया था वो जीडीपी के 1.54% हिस्से के बराबर था। 2021-22 में ये घटकर 1.42% हुआ और वित्त वर्ष 2022-23 में ये और कम होकर सिर्फ 1.12% ही रह गया। लघु बचत योजनाओं में निवेश तब कम हो रहा है जब खुद सरकार इस पैसे का इस्तेमाल करती है। हालांकि लघु बचत योजनाओं में घटते निवेश के बावजूद इन पर मिल रही टैक्स छूट के कारण कई निवेशक कंफ्यूज्ड भी हैं कि इनके साथ बने रहें या निवेश के उन विकल्प की तरफ जाए जहां पर रिटर्न तो अच्छा है लेकिन पैसा निकालने पर भारी टैक्स भी देना पड़ता है। इस तरह के निवेश में गोल्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश शामिल हैं। यहाँ तक कि बैंक में होने वाला फिक्स डिपॉजिट भी टैक्स के दायरे में है। विनय जैसे लाखों निवेशक वित्त मंत्री से उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बार के बजट में कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे बचत करने वालों पर इनकम टैक्स की कम मार पड़े। ऐसा हुआ तो बचत को लेकर प्रोत्साहन तो बढ़ेगा ही, साथ में लघु बचत योजनाओं के जरिए सरकार के पास जमा होने वाली पूंजी में भी बढ़ोतरी होगी। सर, विनय की उम्मीदें या कहिए गारंटी जो उन्हें चाहिए, आपको कितनी पूरी होती दिख रही है इस बजट से? विनय का असमंजस हम समझ सकते हैं। अगर आप विनय के दो चेहरे हो सकते हैं। विनय का एक हाथ फिक्स्ड इनकम सेविंग वाला हो सकता है और दूसरा मार्केट में सेविंग वाला हो सकता है, और दोनों ही जगह दुविधा है। और विनय जैसी दुविधा भारत में तमाम निवेशकों की है। फिक्स्ड इनकम सेविंग्स में अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, एफडी में या सरकार की बचत योजनाओं में या इवन बॉन्ड्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन सरकार एक तरह से बचत के प्रोत्साहन से अपने आप को पीछे हटा चुकी है और गिव अप कर चुकी है। सरकार ने पिछले 3-4 साल के बजटों में स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत दिया है कि टैक्स में कोई रियायत ऐसी नहीं दी जाएगी जो बचतों को प्रोत्साहित करे, बल्कि सरकार कोशिश कर रही है कि टैक्स की दरें कम करके बगैर रियायतों की व्यवस्था लागू की जाए। और इसके लिए इनकम टैक्स की एक नई प्रणाली लागू की गई। लोगों को उसमें प्रेरित, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि उसमें शामिल हो जाएं। तो इस तरह से बचतों को लेकर कोई टैक्स इंसेंटिव्स नहीं है। भारत में एक पुरानी परंपरा रही, व्यवस्था रही है बजटों की, जिसमें बचत प्रोत्साहन करने के लिए सरकारें टैक्स इंसेंटिव देती थी। पिछली सरकारें भी देती थी, ये सरकार भी अपने कुछ समय तक वो देती रही थी। तो उसका असर हमें बाजार में भारत में बचत पर दिख भी रहा है, क्योंकि जीडीपी के अनुपात में भारत में बचत अब इस समय 50 साल के न्यूनतम स्तर पर दिख रही है, 5.1% पर दिखाई दे रही है। तो अब विनय जैसे तमाम लोग ये इस उम्मीद में है कि उनको टैक्स में अगर कोई रियायत मिलेगी बचत के प्रोत्साहन के लिए, संभावना कम दिखाई देती है। लेकिन चूंकि सरकार के भीतर भी थोड़ा असमंजस है। ऐसा संकेत मिल रहा है कि शायद इस बार जो नई इनकम टैक्स रिजीम है उसमें एनपीएस को शामिल कर दिया जाए, पेंशन को शामिल कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करने का मतलब होगा कि फिर नए टैक्स रिजीम में धीमे धीमे रियायतें शामिल होती जाएंगी। कितनी और रियायतें उसमें जोड़ी जाएंगी और पुरानी टैक्स रिजीम से वो कैसे अलग रहेगी, ये देखना होगा। एक तरफ ये, दूसरा हिस्सा निवेश का है, जहां अच्छे रिटर्न मिले हैं। पिछले साल बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया, स्टॉक मार्केट ने, म्यूचुअल फंड्स ने, सबने ने करीब लगभग 2.5 के अंकों में रिटर्न दिए, पर वहाँ टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो विनय जैसे लोगों की अपेक्षा है कि अगर सरकार यहाँ टैक्स में रियायत नहीं देती है बचत योजनाओं के तहत, तो उसे कम से कम निवेश पर टैक्स में थोड़ी बहुत रियायत जरूर देनी चाहिए, ताकि लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स के नजरिए से वित्तीय सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी में कम से कम पिछले बजट तक तो नहीं दिखाई दी। अब इस अंतरिम बजट में, जो कि अंतरिम बजट है, वित्त विधेयक पारित नहीं होगा, जुलाई में पारित होगा, सरकार अपने इंटेंशन का, अपनी वादों का की घोषणा कर सकती है। तो देखना होगा कि इनकम टैक्स को लेकर सरकार के नजरिए में कोई नया बदलाव आया है या परिस्थितियां वैसे ही चलेंगी जैसी पहले थी। कल आप मिले थे इस सीरीज में करुणा शंकर से, और उनकी जो दूसरी उम्मीद थी, दूसरी गारंटी जो उन्हें चाहिए थी, वो मनरेगा का बजट आवंटन बढ़े, ये चाहिए था। और आज चर्चा ऐसी है कि जो मनरेगा का बजट आवंटन है वो 20,000 करोड़ रुपए से करीब करीब बढ़ाया जा सकता है। पिछली बार ये 60,000 करोड़ रुपए था पूरे साल के लिए, इस बार इसके 88,000 करोड़ रुपए होने की पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अब झटपट खबरें लेते हैं। पहली झटपट खबर सोने चांदी की ज्वेलरी से जुड़ी। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है। अब सोने चांदी से बने सामान और सिक्कों पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, पहले 10% लगती थी। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोने चांदी के सामान और सिक्कों पर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी में 5% एग्रीकल्चर सेस लगाया जाए। नई दरें जो है वो 22 जनवरी से लागू हो गई हैं, कोई बिना देरी के। भारतीय ग्रुप इंश्योरेंस कारोबार से बाहर हो सकता है।
भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस को बेचने के लिए भारतीय ग्रुप की बातचीत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI लाइफ से है। पिछले साल अक्टूबर में ही भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कारोबार में 49% हिस्से खरीदी थी। समझ आ गया नहीं चला पाएंगे भाई, दूसरे को बेच दो। आज एक और बाजार तो टूटा ही टूटा, जबरदस्त टूटा, लेकिन एक शेयर और टूटा, वो था जी एंटरटेनमेंट का। 31% टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि जो डील थी, जो मर्जर था सोनी और जी के बीच का, वो टूट गया। ये बात खत्म हो गई। सोनी जापान की जो दिग्गज कंपनी थी, उसने ये साफ कह दिया कि हम जी के साथ कोई मर्जर करने नहीं जा रहे हैं। सोनी पिक्चर्स की तरफ से सोमवार को $10 अरब की इस डील को रद्द करने की घोषणा की गई। डील को पूरा करने के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन थी, लेकिन सोनी की तरफ से आरोप लगाया कि 21 जनवरी को डील पूरी नहीं की गई, इसलिए अब हम इससे पीछे हट रहे हैं। जी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बिल्कुल तैयार थे और हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। अब हम कंपनसेशन भी मांगेंगे $90 मिलियन का सोनी से, उनका ये कहना है। ये झटपट खबरें। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सोने चांदी पर को लेकर हम लोग लगातार संकेत देते रहे हैं कि भारत में सोने का आयात जिस तरह से बढ़ा है और मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुई है वो सरकार के लिए चिंता की वजह है। विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ रहा है, तो इसलिए सरकार ने गोल्ड और इंपोर्ट की जो फाइंडिंग्स और कॉइन्स हैं उन पर ड्यूटी में बढ़ोतरी की है, ताकि सोने चांदी के आयात में एक एनोमली थी, एक जो असंगति थी, उसे दूर किया जा सके। प्रत्यक्ष रूप से संकेत यह है कि सरकार सोने और चांदी के आयात को हतोत्साहित करना चाहती है। इतना अधिक आयात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। आज आप मनी सेंट्रल का 498वां एपिसोड देख रहे हैं। 2 एपिसोड बाद हम 500 का आंकड़ा छू जाएंगे, 5 शतक लगा देंगे हम मनी सेंट्रल के। 25 तारीख को 500वां एपिसोड कुछ खास करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं आपसे मनी सेंट्रल में। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोद लाल है।